सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपकी कल जो आपका हुआ था वो इससे पहले का जो सेशन था वो सारा हो चुका था, है ना। इससे पहले का जो सेशन था वो सारा का सारा हो चुका था, यानी इससे पहले हमने क्या पढ़ाया था आपको, गांधी इरविन समझौता जो था वो पढ़ाया गया था आपको। पूरा का पूरा गांधी इरविन समझौता जो है आपका वो पूरा ही आपका क्लियर हो गया था। हमने बोला था आपको कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो पूना समझौता से स्टार्ट करेंगे, है ना। पूना समझौता से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि पूना समझौता जो है 1932 पूना समझौता जो है वो 1932 को हुआ था पूना समझौता। और पूना समझौता भी है एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है पूना समझौता, है ना। और इसी में आपका जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी, इसी में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने पढ़ा था, गांधी इरविन समझौता पढ़ा था आपने। और अब आपका आता है पूना पैक्ट, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक हम लोग जानते हैं यहाँ पर यह है कि सितंबर 1932 में, जी हाँ मेरे भाई, सितंबर 1932 में क्या हुआ था, सितंबर 1932 में क्या हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था। यानी गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग अपना सेकंड जो हमारा है कि इस समझौते में सभी अल्पसंख्यक समुदायों, हरिजनों, मुसलमानों, सिखों आदि के लिए संघीय विधान परिषद में पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था यहाँ पर जो की गई थी, वो जो निर्वाचन मंडल था वो भी एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट था। यानी कि सितंबर 1932 की बात की गई यहाँ पर। डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू जो थे प्रयत्न के सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य समझौता किया गया था और इसी को पूना समझौता यानी पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार क्या हुआ था कि दलित वर्ग जो था उसमें पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया था तथा व्यवस्थापिका सभा में हरिजनों के साथ हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। दूसरा इसी के अंतर्गत आ जाता था हमारा, वो क्या था, वो क्या आ जाता था इसी के अंतर्गत, आइए देखते हैं। वो ये था साथियों वो ये था यहाँ पर कि इसके अंतर्गत क्या होता था, इसके अंतर्गत क्या होता था, इसके अंतर्गत जो केवल मुसलमानों द्वारा, सिख केवल सिखों द्वारा, मुसलमान केवल मुसलमानों के द्वारा, सिख केवल सिखों के द्वारा तथा अल्पसंख्यक समुदाय केवल अपने समुदाय के द्वारा चुने जाते थे, ठीक है ना। केवल अपने समुदाय के द्वारा चुने जा सकते थे। दूसरा था यहाँ पर कि गांधी जी जो उस समय यरवदा जेल में बंदी थे, इस भारतीय एकता तथा राष्ट्रवाद पर चोट की साझा दी, चोट की क्या दी, साझा दी। और उन्होंने इस निर्णय को वापस ना लेने की स्थिति में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया था? आमरण अनशन उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। आमरण अनशन उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद अगर बात होती है यहाँ पर कि इस समझौते के तहत, यानी इस समझौते के तहत दलित वर्ग के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की जो क्या कहते हैं व्यवस्था वापस ले ली गई। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि पूना समझौते के सांप्रदायिक निर्णयों द्वारा हिंदुओं से हरिजनों को पृथक करने के सरकारी प्रयास को विफल कर दिया गया, है ना। और इसी के अंतर्गत आपका इसी में और आता है कि मद्रास में 30, बंगाल में 30 प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20-20 और बिहार और उड़ीसा में 18-18, मुंबई एवं सिंध में 15-15, पंजाब में 8 तथा असम में 7 स्थान दलितों के लिए सुरक्षित किए गए। ये था इनके स्थान दलितों के। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि केंद्रीय विधानमंडल जो है उसमें दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त व्यवस्था को मान्यता भी दी गई थी और सरकार ने पूना समझौता में सांप्रदायिक निर्णय का संशोधन रूप मानकर उसे स्वीकार भी कर लिया था। अब यहाँ पर बात आती है मेरे भाई, अब यहाँ पर जो बात आती है हमारी वो क्या आती है, वो आती है कि
वो आती है हमारी कि 1937 का चुनाव और प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल। 1937 का चुनाव और प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी आप सभी के लिए। तो आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर है कि क्या है कि भारत सरकार अधिनियम, जो भारत सरकार अधिनियम लागू किया था, ठीक है ना, 1935 के प्रावधानों के अनुकूल सरकार ने प्रांतों में फरवरी 1931 में चुनाव कराने की घोषणा की थी। दूसरा ये था कि फरवरी 1937 में संपन्न हुए चुनाव में यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हो गई कि जनता का एक बड़ा भाग कांग्रेस के साथ है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर कि 1937 में चुनाव में कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में भारी जीत हासिल की और 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि जुलाई 1937 में 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठित हुए। बाद में कांग्रेस ने 2 प्रांतों में साझी सरकारें भी बनाई। केवल बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन सके। उसके बाद 3 सितंबर 1939 को वायसराय लिथिगो ने प्रांतीय मंत्रिमंडलों या राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के नेताओं की सलाह लिए बिना एक तरफा तौर पर भारत को जर्मनी के साथ ब्रिटेन के युद्ध में झोंक दिया। क्या किया था? ब्रिटेन के युद्ध में क्या किया था? उन्होंने झोंक दिया था। ये बात आती है 1937 चुनाव और प्रांतों के कांग्रेसीय मंडल के बारे में, कांग्रेसीय मंत्रिमंडल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है ना। अब यहाँ पर दोस्तों अगर बात आती है, अगर हमारी बात आती है कि जो क्या बोलते हैं, अगला हमारा जो पॉइंट है वो इस एक तरफा निर्णय के विरोध में 29-30 अक्टूबर 1939 को प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडल अपने 28 महीने के शासन के पश्चात त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया था? त्याग पत्र जो है वो दे दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940। एक आपका प्रस्ताव और हुआ था जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव 1940 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, है ना, अगस्त प्रस्ताव 1940 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो कि हमारा है, इसके अंतर्गत जो हमारे पॉइंट आते हैं वो भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है आइए देखते हैं। बात यह है यहाँ पर कि युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिथिगो ने एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था, है ना। और दूसरा यहाँ पर यह था कि वायसराय के प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें कही गई थी। कौन कौन सी बातें कही गई थी? पहला पॉइंट यहाँ पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। दूसरा ये था कि वायसराय द्वारा भारतीय राज्यों, भारत के राष्ट्रीय जीवन से संबंधित अन्य हितों के प्रतिनिधियों की एकजुट परामर्श समिति की स्थापना की जाएगी। तीसरा यहाँ पर था कि भारत के लिए नए संविधान का निर्माण मुख्यतः भारतीयों का उत्तरदायित्व होगा। युद्धोपरांत भारत के लिए नवीन संविधान निर्माण हेतु राष्ट्रीय जीवन से संबंध व्यक्तियों के एक निकाय का गठन किया जाएगा। चौथा नंबर था यहाँ पर कि युद्ध समिति के 1 वर्ष के भीतर औपनिवेशिक राज्य या स्वराज्य की स्थापना करना ब्रिटिश सरकार की घोषित नीति है। पांचवा था यहाँ पर कि अल्पसंख्यकों को पूर्ण महत्व प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। और छठा नंबर, यद्यपि यह घोषणा एक महत्वपूर्ण प्रगति थी क्योंकि इसमें कहा गया था कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है और इसमें स्पष्ट प्रादेशिक स्वशासन की प्रतिज्ञा की गई थी। ठीक है ना, इसमें क्या किया गया था? इसकी जो प्रतिज्ञा है वो भी की गई थी। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि क्रिप्स मिशन 1949। क्रिप्स मिशन जो था वो क्या था? क्रिप्स मिशन 1949 ईस्वी को क्रिप्स मिशन हुआ था। क्रिप्स मिशन क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें रखी गई थी, क्या क्या हुआ था, सारा कुछ अभी हम इसमें देखने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अपने सबसे फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड करते हुए। फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि 1941 में सुदूर पूर्व में जापान द्वारा ब्रिटेन की पराजय तथा मार्च 1942 में जापान की भारतीय सीमा पर दस्तक, इन 2 घटनाओं से ब्रिटिश युद्धकालीन मंत्रिमंडल के रूप में नरमी आ गई। दूसरा क्या था? भारत में संवैधानिक प्रतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स
के नेता तथा युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स को एक घोषणा के मसविरा के साथ भारत भेजा गया है ना। भारत इनको भेजा गया था, क्रिप्स। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि मार्च 1948, अगला पॉइंट यहाँ पर कि मार्च 1948 में यह मसविरा कार्यकारिणी परिषद तथा भारतीय राजनेताओं के सम्मुख रखा गया। वह जो भेजा गया था घोषणा, एक घोषणा के मसविरे के साथ भारत जो भेजा गया था, वह जा करके 1948 में यह मसविरा कार्यकारिणी परिषद तथा भारतीय राजनेताओं के सम्मुख रखा गया था। कब रखा गया था? मार्च 1948 को। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि लगभग सभी पार्टियों तथा वर्गों, जितनी भी पार्टियां थी, जितनी भी पार्टियां, अभी पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि कितनी पार्टियां थी, है ना, उसके ऊपर भी एक स्पेशली पिछले वाले वीडियो में देखा होगा आपने। लगभग सभी पार्टियों तथा वर्गों के असंतोष को देख यह घोषणा केवल सभी भारतीय के युद्ध में सहायता प्राप्त करने का एक उपाय मात्र था, जिसमें भारतीय समस्या के समाधान के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया था। कोई भी विशेष प्रयास जो था वो नहीं किया गया था, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग जो भारत छोड़ो आंदोलन, एक और आंदोलन चलाया गया था जो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नाम सुना होगा। क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे कहते हैं, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा इससे भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, बहुविकल्पी भी उठाए जाते हैं, अति लघु उत्तरी भी उठाए जाते हैं, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें से भी आपके जो है वो पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या है। विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 9 अगस्त सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ था, है ना। कब हुआ था? 9 अगस्त को, कभी कभी कहा जाता है 14 जुलाई को, है ना, लेकिन 9 अगस्त को पूर्व आह्वान हो गया था और समूचे देश में ये जो था लागू हो गया था। और इसी में क्या हुआ था कि जो 9 अगस्त को ये लागू हुआ 1942 को, तो 8 अगस्त 1942 की शाम को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम भी दिया गया था। कब? एक दिन पहले 9 अगस्त को आह्वान हुआ था, 8 अगस्त को ये नाम दिया गया था, है ना। 8 अगस्त को ये नाम दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। अब बात आती है अगर यहाँ पर कि कभी अगर वो ये क्वेश्चन पूछ लेता कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो कब नाम दिया गया, कहाँ पर नाम दिया गया था? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई सत्र में, मुंबई में, मतलब समझ लीजिए ना, पहले बंबई होता था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये 8 अगस्त 1942 की शाम को बंबई में ये नाम दिया गया था, है ना। और इसके बाद क्या हुआ था कि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था। जब ये हुआ तो गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर के युवा जो कार्यकर्ता हड़तालों पर तोड़फोड़ कार्रवाई जो अपना वो थे, जन आक्रोश जो थे वो जारी रखे उन्होंने। यानी कि 14 जुलाई 1942 या कह लीजिए 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी के वर्धा में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें भारत को अंग्रेजों को भारत से चले जाने के लिए कहा गया था, तथा यह कहा गया था कि यदि यह अपील स्वीकृत नहीं होती है तो कांग्रेस एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए बाध्य हो जाएगी, और अवज्ञा आंदोलन चलाने के बाध्य हो जाएगी, और पूरे देश में कारखाने, स्कूल, कॉलेज में हड़तालें हो गई, कामबंदी हो गई, जिन पर लाठी चार्ज और गोलियां चलाई गई। उसके बाद यहाँ पर बात होती है कि बार बार की गोलीबारी और दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने अनेक जगहों पर हिंसक कार्यवाहियां भी की। जनता ने पुलिस थानों और डाक खानों, रेलवे स्टेशनों आदि ब्रिटिश शासन के तमाम प्रतीकों पर हमले किए। उसके बाद उत्तरी और पश्चिमी बिहार के पूर्वी संयुक्त प्रांत बंगाल में मिदनापुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा उड़ीसा के कुछ हिस्सों में यानी कुछ हिस्से आंदोलन के प्रमुख केंद्र रहे हैं, जिसमें बलिया, तामलुक, सतारा आदि स्थानों पर समांतर सरकारों की स्थापना की गई, जो प्रायः दीर्घजीवी सिद्ध हुई। क्या सिद्ध हुई थी? दीर्घजीवी जो थी वो सिद्ध हुई थी। उसके बाद हमारा एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? एक और हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। नाम सुना होगा आपने, बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, आज़ाद हिंद फौज
की स्थापना, या फिर कहते हैं सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। ये भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, क्योंकि यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो उठाए जाते हैं, है ना। यहाँ से भी आपके जो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो उठाए जाते हैं। बात आती है यहाँ पर कि राम बिहारी बोस ने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना, जो मैंने आपको अभी इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जितने भी लीगें थी, स्थापना हुई थी विदेशों में, जापान में ये इन्होंने किया था राम बिहारी बोस ने। अगर आपको याद होगा कल की वीडियो, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर है। कल की या इससे पहले की जो वीडियो है, सेम इससे पहले की जो वीडियो है, वो अगर आपने देखा होगा तब तो आपको क्लियर ही होगा। ये किस में आते थे? प्रमुख उग्र कार्यकारी नेता में आते थे, है ना। प्रमुख उग्र क्रांतिकारी नेता के अंतर्गत आते थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो अब इनकी बात अगर करते हैं, जब सुभाष चंद्र बोस की बात ही करते हैं तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था, ठीक है ना। एक बंगाली परिवार से ये थे। बोस के पिता का नाम क्या था? जानकीनाथ बोस, और माँ का नाम प्रभावती था, है ना। और जो जानकी बोस थे वो कटक शहर के मशहूर वकील भी थे, वो उस टाइम के वकील माने जाते थे। और प्रभावती और जानकी बोस की कुल 14 संतानें थी, यानी सुभाष चंद्र बोस के कितने कुल मिला के भाई बहन कितने थे? 14 थे, जिसमें से 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान थी, 5वें बेटे थे और 5वें बेटे थे, है ना। और अपने सभी भाइयों में से सुभाष सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था, और सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपने सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की, ठीक है ना। उसके बाद उन दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम अनीता रखा, और वर्तमान में वो जर्मनी में सपरिवार रहती है। अभी भी वो वर्तमान में, है ना, जो इनकी बेटी थी वो अभी भी वर्तमान में अनीता नाम है उसका, और वो वर्तमान में जर्मनी में अपने सपरिवार के साथ रहती है। वो अपने परिवार के साथ जर्मनी में ही रहती है, क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रियन युवती के साथ शादी भी की थी, इस वजह से वो वहीं रह गई, ठीक है। अभी भी उनका जो बेटी है वो जीवित है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि रास बिहारी बोस ने क्या किया था? जापान में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। इसके बाद 11 सितंबर 1941 को उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। उसके बाद यहाँ पर 18 फरवरी 1942 को मोहन सिंह इस सेना के जनरल बनाए गए। जब सुभाष चंद्र बोस अप्रैल 1943 में पहुंचे तो जुलाई 1943 में राज बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग और आज़ाद हिंद फौज की अध्यक्षता में से इस्तीफा दे दिया और सुभाष चंद्र बोस को इनका दायित्व सौंप दिया। बात आती है यहाँ पर कि सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर लौट गए और वहाँ उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की तथा रंगून और सिंगापुर को मुख्यालय भी बनाया था इन्होंने, ठीक है। तो ये था यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज। अभी कुछ इसके और पॉइंट हम लोग देखेंगे, और पॉइंटों में से यहाँ पर एक और पॉइंट जो बनता है सबसे इम्पोर्टेंट कि 1945 में जापान की युद्ध में पराजय के ने भारत को आज़ाद कराने की आशाओं पर पानी फेर दिया और फौज के अधिकांश सैनिक बंदी बना लिया। और जब इन सैनिकों पर मुकदमे चलने लगे तो इन्हें जनता पर भारी समर्थन मिला। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू तथा भोला भाई देसाई ने इन सैनिकों की पैरवी की और जन दबाव में सरकार को झुकना पड़ा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि सुभाष बोस ने दिल्ली चलो का विख्यात नारा तथा अपने अनुयायियों को जय हिंद का मूल मंत्र दिया। उसके बाद यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्धोत्तर भारत में लोगों की चेतना और राष्ट्रीय भावना का उद्वेलन करने में आज़ाद हिंद फौज की महत्वपूर्ण भूमिका भी थी, है ना। महत्वपूर्ण भूमिका थी इसकी आज़ाद हिंद फौज की। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस जो समिति थी, समिति आयोग और कार्यक्षेत्र के बारे में बात करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। पहला यहाँ पर क्या है? पहला यहाँ पर ये है कि पेलवी आयोग जो था वो धन निकासी के मामले में जांच की थी। और उसके बाद जो दूसरा आयोग था क्या था? इंडियन
स्टेटरी समिति, वो क्या था, केंद्रीय प्रांतीय सरकारों की राजस्व मतों का विभाजन। उसके बाद फ्लाउड आयोग 1940, यानी इसमें क्या था, कृषि और भूमि मालिक के बीच उत्पादन का विभाजन। टॉमसन योजना 1843, यानी देसी भाषा में शिक्षा देने की सिफारिश। उसके बाद वुड डिस्पैच 1854, शिक्षा प्रणाली में सुधार। हंटर आयोग जो था 1882-1883, यानी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में सुधार। उसके बाद आपका इसी के अंतर्गत आता है रोलेट एक्ट, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, क्या पढ़ा होगा, रोलेट एक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था। रोलेट एक्ट जो था वो मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो रोलेट एक्ट की बात करते हैं, जो कि 1902 में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार। उसके बाद हर्टोग आयोग 1929 में, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर जोर। उसके बाद सैडलर आयोग जो था वो था महिला शिक्षा के लिए स्वायत्त संस्थाओं का स्थापना, ये 1917 से 1919 के बीच। उसके बाद सार्जेंट आयोग जो था वो राष्ट्रीय शिक्षा योजना था, राष्ट्रीय शिक्षा योजना था। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर कि 1944, यहाँ पर टाइप होना भूल गया है, चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद हमारा जो मेन आता है, एक और टॉपिक हमारा आता है, वो आता है शिमला समझौता तथा वेवेल योजना। शिमला समझौता तथा वेवेल योजना क्या है ना, तो शिमला समझौता वेवेल योजना जो है वो क्या है कि अक्टूबर 1940 में लॉर्ड लिनलिथिगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय तथा गवर्नर बने। यानी कि लॉर्ड लिनलिथो के बाद अगर पूछा जाता है कि कौन भारत का गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड वेवेल भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय बने थे। तथा भारतीय संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से एक विस्तृत योजना बनाई, जो उनके नाम पर वेवेल योजना के नाम से, यानी इसी को शिमला समझौता या वेवेल योजना उन्हीं के नाम से पड़ा था, क्योंकि लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय तथा गवर्नर बने थे लॉर्ड लिनलिथिगो के बाद, यानी उनके स्थान पर, है ना। तो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। यानी वेवेल योजना की घोषणा 14 जून 1945 को की गई और योजना का मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। कौन कौन सा है? पहला पॉइंट यहाँ पर यह बनता है कि ब्रिटिश शासन राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने या करके भारत को स्वशासन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करना चाहता था। वायसराय कार्यकारिणी परिषद का गठन इस तरह किया जाए कि वायसराय तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष सदस्य भारतीय हों। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह था कि कार्यकारी परिषद में हिंदू तथा मुसलमानी सदस्यों की संख्या बराबर होगी। उसके बाद विदेशी विभाग भारतीय सदस्यों के हाथ में होगा। उसके बाद एक ब्रिटिश उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी, जो भारतीय वाणिज्य तथा दूसरे हितों की देखभाल करेगा, है ना। दूसरे हितों की भी देखभाल बहुत ज़रूरी था, देखभाल करेगा। और उसके बाद देखभाल के साथ साथ नई कार्यकारिणी परिषद 1935 के अधिनियम के तहत कार्य करेगी। और 7वां नंबर पॉइंट इसका था कि भारत सचिव शक्ति को सीमित किया जाएगा, जबकि वायसराय के वीटो के अधिकार के बराबर रखा जाएगा। देखिए, आप जो भी पॉइंट ये आपको बताए जा रहे हैं, अगर अपनी कॉपी, एक स्पेशल कॉपी बनाते हैं, उसमें अगर आप इनको नोट करते चलते हैं तो आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात तो। उसके बाद अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप इसको पढ़ेंगे, जैसे इसमें जो डेटें दी गई हैं वो एकदम करेक्ट दी गई हैं, ठीक है ना। अगर आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे इसको, जैसे बाय द वे आप राजन सीरीज़ में या पवन सीरीज़ में अगर आप पढ़ते भी हैं इसको, और वहाँ पर अगर आप यहाँ पर पढ़े हैं, अगर आपने नोट डाउन करके रखा हुआ है, अगर वहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं 1940 से, जैसे यहाँ पर शिष्टमंडल जो है ना, जो यहाँ पर जो शिष्टमंडल दिया गया है, यानी दिल्ली पहुँचा था, तो अगर ये 24 मार्च 1946 की जगह पर आपको अगर यहाँ पर बताता है कि 24 दिसंबर 1947 या 24 मार्च 1947, तो अगर आपने कॉपी में आपको मिलाना है, वहाँ से मिलाना है, तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे अगर गलत होता है, तब आप एक चीज़ और पकड़ सकते हो कि हाँ सर वहाँ पे तो गलत था, है ना। तो ये चीज़ भी, आपकी गलतियाँ जो हैं वो भी आपकी सुधारी जा सकती हैं काफ़ी हद तक। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर नोट डाउन करके चलिएगा। और पॉइंट टू पॉइंट, हेडिंग टू हेडिंग, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पर टाइप किया है, सिर्फ किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, है ना। और कौन पढ़ेगा इसको? सिर्फ आपके लिए। तो या ना तो ये मेरे काम की चीज़ है, ना तो किसी और के काम की चीज़ है, सिर्फ आपके लिए है ये चीज़।
अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिर्फ आपके लिए है ये चीज़, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि अभी एक वीडियो में ये ख़त्म नहीं हो पाएगा आज के वीडियो में। तो अभी हम लोग कैबिनेट मिशन जो योजना है 1946, है ना, जो कैबिनेट मिशन योजना है 1946, इसको हम लोग, और इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको 1 मिनट दिखाई दे रहा हूँ। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, जो भी टॉपिक है इसके बाद का, जैसे कैबिनेट मिशन आपका हो गया, है ना, कैबिनेट मिशन हो गया, उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन हो गया, इटली की घोषणा हो गई, माउंटबेटन योजना हो गया, उसके बाद सत्ता का हस्तांतरण अधिनियम 1947 हो गया, उसके बाद स्मरणीय तथ्य कुछ इसी से रिलेटेड बनते हैं, उसके बाद प्रमुख पुस्तकें हो गई, है ना, प्रमुख पुस्तकें। तो अब जाके आपका यहाँ पर सेशन जो है वो ख़त्म होगा। तो उम्मीद मतलब अभी न कहीं ये आपका जो है क्या बोलते हैं, एक वीडियो का भी लगभग ये आपका सेशन बचा हुआ है ना, एक वीडियो का भी ये आपका सेशन जो है वो बचा हुआ। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।